प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार। तो बच्चों पहले हमने आपने देखा होगा शुरुआत में पहले हमने वर्ण विचार के बारे में जाना, अक्षर के बारे में जाना, स्वर व्यंजन के बारे में जाना, है ना। संधि मतलब स्वर से स्वर का मेल क्या होता है, स्वर से व्यंजन का मेल क्या होता है, उसके बारे में जाना। अब वर्णों को मिलाकर हम शब्द कैसे बनाते हैं या शब्द के कितने रूप होते हैं, है ना। लेकिन शब्द वो हो जिनका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ यानी कि कुछ ना कुछ मीनिंग हो, मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। शब्द विचार क्या होता है? तो भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा। भाषा वाक्यों से और वाक्य शब्दों से बनते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनाए जाते हैं। भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द होते हैं और प्रत्येक शब्द का ना एक विशेष अर्थ अवश्य होता है। मतलब कोई भी शब्द है उसका अर्थ जरूर होता है। जैसे शहद, 2 शब्द इन्होंने लिए हैं, 3, शहद, नहर और कोयल। तो आदि से इनके विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही, इसलिए ये सभी शब्द हैं और इनका सार्थक अर्थ भी निकल के आ रहा है। इन सभी शब्दों को यदि दहश, रहन और यल को लिखा जाए तो इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएंगे। तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला वर्ण समूह शब्द कहलाता है। भाषा से संबंधित मुख्य बिंदु। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं। शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है। पदों का सामान्य क्रम कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया का होता है। फिर आता है पद। जब शब्दों का प्रयोग एक सार्थक इकाई के रूप में अर्थात वाक्य में किया जाता है तब ये पद बन जाते हैं। इन शब्दों को व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक के अनुरूप वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द स्वतंत्र नहीं रहते। अब बात आती है शब्दों के वर्गीकरण की कि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। सबसे पहला उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर और 5वां व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब पहले हम विस्तार से जानेंगे उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो स्रोत का शाब्दिक अर्थ है मूल या उद्गम स्थल। मूल यानी कि एक तरह से जो रूट होती है जहां से शब्द उत्पन्न होता है। ठीक है, तो स्रोत का शाब्दिक अर्थ है मूल या उद्गम स्थल। कोई शब्द हिंदी भाषा में कहां से आया है तथा उसका मूल रूप क्या है आदि के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, 5 भागों में। दूसरा है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् जमा सम के योग से बना है। इसका अर्थ है उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा मूल भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनको हिंदी में भी वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है। जैसे ज्येष्ठ, नासिका, श्वास, रात्रि, कर्म, सूर्य, अश्रु, आश्रय, स्वर्ण आदि। फिर आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है तत् जमा भव अर्थात उससे उत्पन्न हुआ। और हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से बने हैं और संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ
हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कान, घर, कोयल, मोर, आंसू, आंख। ये शब्द देखो, जैसे कान, कान ये शब्द कर्ण कहते हैं संस्कृत में, घर को ग्रह कहते हैं, कोयल को कोकिला कहते हैं, मोर को मयूर कहते हैं और आंसू को अश्रु। किसमें? संस्कृत शब्दों से ये बने हैं। अब तत्सम शब्दों के तद्भव रूप, यानी कि तत्सम से तद्भव। देखिए यहाँ पे कुछ मैं आपको समझा देती हूँ। ये तत्सम शब्द हैं, ये तद्भव हैं। प्रहर, पहर, नृत्य नाच, वाष्प भाप, घट घड़ा, सूत्र, सूत, दधी, दही, पत्र, पत्ता, सत्य, सच, निद्रा, नीम, कपोत, कबूतर, हस्त, हाथ, भिक्षा, भीख, कंकण, कंगन। ठीक है, इस तरह से तत्सम से तद्भव शब्द बनते हैं। अब आता है देशज शब्द। देशज, देशज शब्द का अर्थ है देश जमा ज, अर्थात देश में जन्म। ये शब्द देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए। यही शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे झूला, झाड़ू, डिबिया, पगड़ी, लोटा, ठोकर, खिड़की, फावड़ा, बेटी, चिड़िया, झोपड़ी, डिब्बा, ताला, पेट आदि। फिर आते हैं विदेशी शब्द। देशज मतलब जो बिल्कुल ठेठ भाषा में, ठेठ समझ लिए, गांव की भाषा समझ लीजिए, वैसे तो नॉर्मली इंसान इनको शहरों में भी प्रयोग करता है। फिर है विदेशी शब्द। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुर्तगाली, गमला, कनस्तर, तौलिया, गोदाम, साबुन, मेज, तंबाकू, बाल्टी, फीता, कमरा, पादरी, ऑलपिन आदि। अंग्रेजी शब्द, अब देखो हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाओं का समावेश है। एक ऐसी भाषा है हिंदी, और एक ये ऐसी ही मात्र स्पेशल भाषा है जिसमें सारी भाषाएं सम्मिलित है। चाहे आप संस्कृत ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए, पुर्तगाली, विदेशी, देशी, सारे जो हिंदी में सबका समावेश है। डिग्री, क्रीम, स्टेशन, बॉल, बैट, पर्स, डॉक्टर, स्कूल, कंपनी, पार्टी, चेक, बैंक, टेलीफोन, नंबर, सिनेमा, बस, कंपनी, फ्रिज, स्कूटर, पेन, पेंसिल, टिकट, पार्टी, कॉपी, ट्रेनिंग आदि। अब आता है अरबी। नकल, सुबह, मतलब, तकदीर, फौरन, बरीज, इनाम, मेहनत, आजाद, इशारा, जुर्माना, किस्सा, औरत, जहाज, वकील, कालीन, कानून, कसम, अखबार, महल, खबर, दफ्तर, कुर्सी, सुबह, हवा, फौज, नजर, खत, इनाम, तूफान, आदमी, वकील। तो ये सारे शब्द अरबी हैं। फिर है ये फारसी, दुकान, कागज, नमक, चपरासी, ठीक है, बदनाम, बाजार, बीमार। ये है चीनी शब्द, लीची, चाय, चीकू, पटाखा आदि। ये फ्रांसीसी, अंग्रेजी, काजू, कारतूस आदि। तुर्की शब्द हैं चाकू, गलीचा, चाबी, कैंची, कारतूस, चम्मच, चेचक, बीवी, कुर्ता, कुली आदि। संकर्षण, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे नीलाम, घर, रेल यात्रा, किताब घर, सजावट कक्ष, वर्षगांठ, घड़ी साज, टिकट घर, फल दाग, मोटर गाय। दूसरा आता है व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो किसी शब्द की संरचना किस प्रकार हुई, अर्थात कोई शब्द कैसे बना, इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगार्क शब्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्दों की। तो ये रूढ़ शब्द किसके अंतर्गत आता है? रचना के आधार पर, है ना, इसके अंतर्गत।
तो ऐसे शब्द जो परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं तथा जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पशु, पेड़, घर, फूल आदि। और रूढ़ शब्दों की रचना किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं होती और ये मूल शब्द कहलाते हैं। यदि हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पेड़, पशु, घर, फूल, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। फिर आता है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा इनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का भी कोई अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ जमा शाला, रसोई घर, रसोई जमा घर, ईमान जमा दार और खोट जमा सभा। तो उदाहरण के तौर पर जो ऊपर दिए गए सभी शब्द हैं, ये दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं। ठीक है, अब इन शब्दों के प्रत्येक अंश का एक अर्थ निकल रहा है और इन शब्दों के अर्थों को मिलाकर ही मुख्य शब्द का अर्थ निकलता है, इसलिए ये सभी यौगिक शब्द हैं। फिर है योगारूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी अपने मूल अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई, हिमालय, पीतांबर, नीलकंठ आदि। ऊपर दिए गए शब्दों में चारपाई अर्थात चार पायों वाली, किंतु हर वस्तु जिसके चार पाए हैं चारपाई नहीं कही जाती। इस प्रकार हर बर्फ के घर को हिमालय नहीं कह सकते। ठीक है, नीलकंठ और पीतांबर शब्द भी एक विशिष्ट अर्थ को इंगित करते हैं। अब आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के जो मुख्य भेद हैं वो इस प्रकार हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, विपरीतार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकार्थी शब्द क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, पहाड़, मित्र, भाषा, पुस्तक आदि। फिर आते हैं अनेकार्थी शब्द। तो जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द स्थितियों के संदर्भ के अनुसार, जैसी स्थितियां होती है ना, उनके अनुसार ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कर का मतलब होता है टैक्स, किरण, हाथ, सूंड। पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, पंख, पत्ता। कनक का मतलब होता है गेहूं, धतूरा, सोना। ठीक है, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो जाएगा। फिर आता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, नीरज, पंकज, राजीव, अरविंद, पानी, नीर, जल, अंबु, वारी, आव, अनल, पावक, अग्नि, हुताशन, दिवस, वार, दिल, वास। विपरीतार्थक या विलोम शब्द। तो जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जन्म, मरण, पाप, पुण्य, लाभ, हानि, गुण, दोष, दिन, रात, हर्ष, शोक। ठीक है, फिर आता है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द सुनने में भले ही एक समान लगे किंतु इनकी वर्तनी में थोड़ा अंतर अवश्य होता है। जैसे वदन, मुख, बदन, शरीर, अंश, भाग, अंश, कंधा, आदि, अभ्यस्त, आदि, आरंभ, अन्न, अनाज, अन्न, दूसरा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों को वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है
वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। जैसे जो सबका प्रिय हो सर्वप्रिय, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, नीचे लिखी हुई निम्नलिखित, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुली। नंबर 4 है कि प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। अभी क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जिनका दैनिक जीवन में सामान्य बोलचाल के लिए प्रयोग किया जाता है सामान्य शब्द कहलाते हैं। इनका अर्थ सरलता से समझा जा सकता है, जैसे पानी, पेड़, नदी, दाल, रोटी, आना, लेना, किताब, कमरा, कपड़ा आदि। तकनीकी शब्द ऐसे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों, विज्ञान आदि से होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे अधिनियम, ज्ञापन, विज्ञप्ति, कंप्यूटर आदि। अन्य उदाहरण विषय से संबंध, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण आदि। प्रशासन से संबंधित निदेशालय, प्रभाग, सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ आदि। विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कोशिका, संश्लेषण, जीवाश्म आदि। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर, तो व्याकरण के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकारी शब्द की। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं अर्थात बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो जिनमें चेंजेस हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, वो विकारी कहलाते हैं। जैसे देखो संज्ञा, बालिका, बालिकाएं, बालिकाओं, हो गया ना परिवर्तन। सर्वनाम, आपने, आपके, आप। विशेषण, लंबा, लंबी, छोटा, छोटी। क्रिया, जाता है, जाते हैं, जाएंगे आदि। फिर है अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनके 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, जल्दी, बाहर, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक, के साथ, से पहले, के बाद आदि। समुच्चय बोधक, अथवा, और, परंतु, किंतु आदि। विस्मयादि बोधक, वाह, क्या, आह, अरे आदि। निपात, हा, ही, भी, तो आदि। ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारा पाठ शब्द विचार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।